बेटा, मेरे मरने से पहले बस यह वादा पूरा कर दे। राघव की कमजोर कांपती आवाज ने अपने बेटे विक्रम से कहा, जिसने विक्रम के दिल को भी कांप के रख दिया। बिस्तर पर लेटे उसके पापा की आंखों में आखिरी ख्वाहिश थी कि विक्रम की शादी प्रिया से कर दी जाए। विक्रम ने नजरें झुका ली। सामने खड़ी प्रिया चुप थी। उसके चेहरे पर ना खुशी, ना गम, बस एक खामोशी थी, जैसे दिल के अंदर कुछ छुपा हुआ हो। प्रिया विक्रम के पापा के बहुत खास दोस्त की बेटी थी, जिनकी डेथ के बाद उन्होंने ही प्रिया को सहारा दिया। अब वह चाहते थे कि प्रिया की शादी उनके ही बेटे से हो जाए, ताकि उनके मरने के बाद भी प्रिया पर उनके बेटे का साया बना रहे। फिर बाप को मरता देख विक्रम ने बड़ी मुश्किल से कहा कि पापा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसकी आंखें भी नम हो गईं। यह सुनकर राघव ने भी सुकून का सांस लिया, जिससे सालों का बोझ उतर गया हो। उनकी मुट्ठी में विक्रम का हाथ उनकी सांस के साथ ढीला पड़ने लगा। वह यह दुनिया छोड़कर अब जा चुके थे। फिर कुछ महीने के बाद उनके गांव रामपुर के मंदिर में दोनों की शादी कर दी गई। यह शादी धूमधाम से नहीं, बस साधारण तरीके से हुई। विक्रम बहुत सिंपल सा सलवार कमीज पहना हुआ था और प्रिया ने सिंपल सा सूट पहना। शादी में गांव के कुछ बुजुर्ग और कुछ रिश्तेदार वहां मौजूद थे। शादी के बाद सबने विक्रम को थपकी दी, जैसे कि उसने कोई कर्जा उतारा हो। शादी की रात छोटे से कमरे में प्रिया फर्श पर बैठी हुई थी। ना ही मेकअप, न ज्वेलरी, बस सिर्फ एक सादगी और खामोशी में बैठी थी। विक्रम अंदर आया तो थोड़ा झिझकने लगा, फिर धीमे से बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बस पापा का वादा पूरा किया है और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी बातों पर प्रिया ने सिर्फ सर हिला दिया कि यह इंसान वैसे तो सख्त है, लेकिन कम से कम मेरे ऊपर अपनी जबरदस्ती नहीं थोपेगा। वह जानती थी कि यह शादी प्यार की नहीं, बस एक जिम्मेदारी की घड़ी है। दिन गुजरते गए। विक्रम सुबह सवेरे उठकर काम पर निकल जाता और शाम को थका हुआ वापस आता। प्रिया चुपचाप घर संभालती। वह कच्ची गलियों में झाड़ू देती, चूल्हा जलाती और रात को एक कोने में सो जाती। दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। कभी कभार विक्रम के दोस्त आते और हंसी मजाक में पूछ लेते कि विक्रम, तुम्हारी नई पत्नी का क्या हाल है। विक्रम हंसकर टाल देता कि बस सब ठीक ही है। लेकिन हकीकत तो यह थी कि उसके दिल में अब तक ना तो प्यार जागा था, ना ही कोई दिलचस्पी थी। वह बस अपने पापा की आखिरी बात निभा रहा था। उसके दिल में अभी भी वह आजादी की ख्वाहिश बाकी थी जो गांव के लड़कों में होती है। एक रात जब विक्रम छत पर बैठा था, नीचे प्रिया ने चुपके से चाय का कप लाकर रखा और वापस से मुड़ गई। विक्रम ने आवाज दी, प्रिया। तो वह रुक गई, लेकिन पलटी नहीं। उसने शुक्रिया कहा। यह पहला ऐसा मौका था जब विक्रम ने उसे उसके नाम से पुकारा। लेकिन यह लम्हा भी गुजर गया। अगले दिन सब कुछ फिर से रोज की तरह होने लगा। विक्रम अंदर ही अंदर उलझ रहा था। एक तरफ पापा की परवरिश, दूसरी तरफ उसका अपना दिल। वह खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता और प्रिया ने खुद को किताबों में उलझा लिया। वो खामोशी से विक्रम की गैर मौजूदगी में पढ़ती रहती, नोट्स बनाती और सपने बुनती। उसे पता था कि विक्रम उसकी कदर नहीं करता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह खुद को ऐसे बेकार नहीं कर सकती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने विक्रम को रोककर बोला कि बेटा, तू खुशनसीब है कि तुझे प्रिया जैसी इतनी अक्लमंद लड़की मिली है। उसकी परवरिश में जो बात है वह आजकल की लड़कियों में बहुत कम होती है। विक्रम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन दिल में चुभन थी। वह जानता था कि वह उस रिश्ते को वह इज्जत नहीं दे रहा जिसकी वह लोग सोच रहे थे। कुछ महीने के बाद प्रिया को अपने पापा की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि मेरी बेटी, तुझे विक्रम के साथ बांधकर मैं तुझे दुनिया के जुल्म से बचाना चाहता हूँ। वह तेरा साथी बनेगा और तुझे मजबूत बनाएगा। यह बातें प्रिया के दिल में तीर की तरह लगी। उसने तभी फैसला कर लिया कि वह अब खुद को मजलूम नहीं बनाएगी। वह कुछ बनेगी और एक दिन वह जगह हासिल करेगी जहां लोग सिर्फ विक्रम के नाम से नहीं, बल्कि प्रिया को उसकी अपनी पहचान से जानेंगे। दूसरी तरफ विक्रम के अंदर भी कुछ था जो उसे परेशान करता रहता। लेकिन अभी बहुत देर थी। सिर्फ वादा करके जिंदगी नहीं गुजरती और ना ही किसी के मरने से पहले का वादा जिंदगी भर का साथ बनता है। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। रात के पहर में विक्रम धीरे धीरे खिड़की के पिछले पट से बाहर निकला।
कमर पर एक पुराना सा बैग, जेब में कुछ नोट और दिल में बेचैनी का तूफान लिए उसने दबे कदमों से गली को पार किया। प्रिया ने आंखें खोली लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके दिल ने पहले ही यह सब भांप लिया था कि विक्रम अब यहां नहीं रहा। राघव को मरे अभी कुछ महीने ही बीते थे कि विक्रम का दिल सुकून में नहीं था। विक्रम ने खुद से कहा, यह जिंदगी नहीं, एक कैद है। मैं पापा के आखिरी वादे से अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसे ना तो प्रिया से हमदर्दी थी, न उसकी खामोशी से कोई फर्क पड़ता। उसके नजदीक वह बस एक बोझ थी, एक पुरानी जिम्मेदारी जो अब पूरी हो चुकी थी। कुछ महीनों के बाद शहर की सड़कों पर फिरते हुए नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। रेलवे स्टेशन से उतरकर उसने शहर से एक कमरे वाले क्वार्टर में जगह ढूंढी, जहां छत टपक रही थी और दीवार भी खस्ता हालत में थी, लेकिन यहां उसे आजादी की चमक दिखाई दी। फिर काम की तलाश में वह दर दर मार खाने के बाद गोदाम में वह एक सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में लग गया। सुबह से शाम तक बोरियों का बोझ उठाना और रात को थककर बिस्तर पर लेट जाना। विक्रम के चेहरे पर सुकून सा था, जैसे वह किसी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन जब वह गोदाम से वापस जा रहा था, एक चाय के होटल पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा दिखने में सीधी सादी थी, लेकिन नजरों में बहुत कुछ छुपाए बैठी थी। दो मुलाकातें, कुछ अधूरी बातें और फिर चाय के बहाने होने वाली बातों ने विक्रम को नया रंग चढ़ा दिया। स्नेहा ने एक दिन अचानक से कहा, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? विक्रम ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि मैं तो अपने बिना भी नहीं रह पा रहा था। तुमने मुझे पूरा किया है। कुछ हफ्तों में उन दोनों का मिलना और ज्यादा बढ़ गया। विक्रम ने कभी अपने गुजरे हुए कल का स्नेहा को नहीं बताया, ना प्रिया के बारे में, ना अपने गांव के बारे में। वह सब कुछ पीछे छोड़कर बस आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। स्नेहा के साथ ने उसकी जिंदगी को थोड़ा सुकूनदायक तो कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सुकून सिर्फ कुछ लम्हों का ही है। फिर वही कंगाली, वही थकान, वही नाकामी। स्नेहा भी अब विक्रम से मिलते हुए उकताने लगी। वह समझ गई थी कि विक्रम के पास कुछ भी नहीं है। वह एक खाली इंसान है। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन विक्रम के पास सिर्फ कंगाली। स्नेहा कहती कि तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है। स्नेहा की आवाज में कड़वापन था। विक्रम चुप रहा। वह जानता था कि उसके पास ना तो कोई डिग्री है, ना उसे कोई काम आता है। वह सिर्फ मेहनती हाथ रखता है, लेकिन खाली दिल के साथ। और उधर प्रिया गांव में दिन रात खुद को संवार रही थी। उसने विक्रम के चले जाने पर आंसू नहीं बहाए। वह बहुत हिम्मत वाली थी। लोगों ने अफवाह भी उड़ाई कि विक्रम अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया है। यह तो था ही बेकार। वह तो सिर्फ राघव की वजह से सब चल रहा था। लेकिन वह कोई जवाब ना देती। बस अंदर ही अंदर उसने एक बात ठान ली कि वह खुद को किसी के नाम का मोहताज नहीं बनने देगी। ना ही बाप का, ना पति का, बल्कि खुद कुछ करेगी। उधर विक्रम को प्रिया की याद सिर्फ उस वक्त आती जब वह स्नेहा से लड़ झगड़ जाता। विक्रम को याद आता कि प्रिया ने कभी उससे कोई शिकायत नहीं की थी। उसने कभी जुबान नहीं खोली, लेकिन उसकी खामोशी में सुकून, इज्जत और भरोसा था। एक रात जब बारिश जोरों से पड़ रही थी तो उसका घर टपकने लगा, जहां वह रह रहा था। बिस्तर पर अकेलापन महसूस किया। उसके दिल के कोने में दबे शब्द धीमे धीमे उभरने लगे। शायद मैंने जो छोड़ा था वही मेरी असल जिंदगी थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता भी नहीं रहा। यह शायद है, लेकिन इतना आसान नहीं जितना वह समझता था। शहर के उस शोर में विक्रम की जिंदगी एक अंधेरे में कैद हो चुकी थी। हर सुबह उसे लगता कि जैसे वह किसी बंद जगह में सांस ले रहा है। स्नेहा ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था। उस क्वार्टर की दीवारें भी उसे अब कारखाने को दौड़ती। वही पुराना पलंग, वही सीलन से लगी हुई छत और वही कोने में रखा पुराना बैग, जिसमें अब ना तो कोई सपना था, ना कोई उम्मीद। काम पर जाना अब से पेट भरने की एक मजबूरी बन गई। कोई जज्बा या मंजिल नहीं। गोदाम का वही बोझ, वही चीख, वही थकान। पूरा दिन लोहे के बक्से खींचता, बोरियों का भार उठाता और गुजरती हुई शाम को वह खाली जेब और झुके कांधों के साथ कमरे में वापस आ जाता। एक दिन गोदाम के मैनेजर ने आकर कहा कि आज से सैलरी आधी होगी। कारोबार कम हो गया है।
यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वह तो पहले ही बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। खाना और 2 जोड़ी कपड़े, यह सब अब उसके लिए बोझ बन गए। कुछ दिन वह चाय पर गुजारा करता रहा। कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता, कभी रोटी के टुकड़ों को 3 दिन तक चलाता। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि 3 दिन से उसे खाना खाने को भी नहीं मिला। चौथे दिन जब वह गोदाम पहुंचा तो चलते चलते उसकी टांगें कांपने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मजदूरों की आवाज उसके कानों में गूंजी और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। सब बोले कि उठाओ इसे, सांस चल रही है। किसी ने उसे संभाला, कोई इसे हिला रहा था, लेकिन विक्रम की आंखें बंद थीं। चेहरे पर सुकून की सांस धीमी हो गई। फिर उसको करीब के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। उसका शरीर दुबला पतला हो चुका था, जैसे किसी ने जान निचोड़ ली हो। एक नर्स जो पिछले कई घंटों से शिफ्ट पर थी, विक्रम के बेड के पास आकर रुकी। उसने फाइल खोली, उसे चेक किया, फिर बॉय से कहा कि केस सिर्फ भूख का है, कुछ दिन से कुछ खाया नहीं। तो बॉय ने झुंझुलाकर कहा कि ये मजदूर होकर भी खुद का ख्याल नहीं रखते। इस बात पर नर्स ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया कि खुद का ख्याल कैसे रखें जब दुनिया ने ही इससे मुंह मोड़ लिया हो। सफाई करने वाली जब बिस्तर के नीचे झाड़ू दे रही थी तो विक्रम की जेब से एक तस्वीर निकली। उसके पापा राघव और उसकी पत्नी प्रिया की पुरानी तस्वीर, जो उसने पता नहीं कब से संभाल कर रखी हुई थी। वह नर्स के हाथ लगी तो वह बोली कि यह कौन है। नर्स ने तस्वीर को गौर से देखा। शायद उसकी पत्नी हो या शायद कोई अपना। मुझे लगता है यह सब कुछ छोड़कर आया है। अगले दिन विक्रम को होश आ गया। उसने आंखें खोली, छत को घूरा और एक गहरी सांस ली। फिर अपने आसपास देखा। अस्पताल के कमरे में खामोशी थी। नर्स दवाई रखने आई तो उसकी तरफ देखा। बोली कि क्या हाल है तुम्हारा? अब विक्रम ने बामुश्किल से सर हिलाया। कहा कि हाँ, बस जिंदा हूं, यही काफी है। नर्स ने उसे थोड़ा पानी पिलाया, फिर नरमी से बोली कि जिंदा हो तो जीना भी सीखो। खुद को इस तरह से मत तोड़ो, जिंदगी बोझ नहीं होती, ये एक मौका है खुद को संवारने का। उसकी बातें विक्रम को चुभ गई। उसके दिल के अंदर कहीं गहराई तक उतर गई। उसकी आंखों में नमी थी। शायद उसकी बातों ने पहली बार विक्रम को किसी काबिल महसूस करवाया। रात के वक्त अस्पताल में रोशनी धीमी थी। वार्ड में से पंखे की आवाज और कभी कभार किसी मरीज की खांसी सुनाई देती। विक्रम चुपचाप लेटा हुआ था और उसकी आंखों के आगे प्रिया का चेहरा घूम रहा था। काश मैं उसे समझ पाता, उसने दिल ही दिल में सोचा। काश मैं उसकी खामोशी को पढ़ पाता, लेकिन अब ना वक्त वापस आ सकता था, ना वह दिन। अब सिर्फ यादें थीं और उसके दिल में पछतावा। वह जानता था कि जिंदगी उसको नीचे गिरा चुकी है। अब वो या तो वह जमीन पर पड़ा रहे या फिर खुद को संभाल कर उठ खड़ा हो। सुबह जब नर्स दवाई लेकर आई तो विक्रम ने पूछा, यह अस्पताल कहाँ पर है? नर्स ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें तो यह भी याद नहीं? उस गोदाम के करीब वाला सरकारी अस्पताल है। विक्रम ने धीरे से मुस्कुराकर सर हिलाया। बोला कि याद आ गया और खुद से कहा कि अब कुछ और भी याद करना है, खुद को और जिंदगी के उन लम्हों को। वह शायद अब दोबारा से चलने को तैयार हो रहा था, लेकिन सफर अभी बाकी था और रास्ता तो अभी कहीं शुरू होना था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद विक्रम सीधा उस कमरे में वापस नहीं गया जहां छत से पानी टपकता था, जहां दीवारें उसकी हालत पर हंसती थीं और जहां तन्हाई ने उसे चबा लिया था, बल्कि उसने पहली बार अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखा, जैसे उनमें अपने गुजरे हुए कल और हाल की तस्वीरें ढूंढ रहा हो। कुछ लम्हे उसने खामोश बैठकर सिर्फ सांस ली, फिर दिल में एक फैसला किया कि बस अब और नहीं, अब वापस जाना है जहां सब कुछ छोटा तो था लेकिन इज्जत का था। अगले दिन कुछ पुराने कपड़े, एक बैग लिया और अस्पताल से मिला अधूरा बिल जेब में लेकर वह स्टेशन की तरफ गया। ट्रेन के सफर में उसके सांस एक खामोशी थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर पुराने मंजर को याद करता जो अब नहीं रहे। बचपन के खेल, पापा की बातें, प्रिया की वो नजरें जिनमें कभी सवाल छुपे होते थे। वही सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। ट्रेन की सीटी ने जब गांव के स्टेशन पर आकर रुकने का ऐलान किया, विक्रम के दिल में बेचैनी बढ़ गई। पांव जैसे खुद ब खुद उस तरफ उठने लगे जहां कभी उसका घर था, जहां उसके पापा राघव की डांट थी।
जहां प्रिया के कदमों की छाप रात के साए में गूंजते थे। गांव में कदम रखते ही सब कुछ बदला बदला सा लगा। वही मिट्टी, वही गलियां, लेकिन लोग और उनकी नजरें, उनका अंदाज, सब कुछ बदल चुका था। अरे, विक्रम भैया आए हैं! उसे देखकर बच्चों ने शोर मचाया। फिर जैसे पूरे गांव को खबर हो गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जिन चेहरों पर वह अपने लिए नफरत ढूंढ रहा था, वह इज्जत थी। खामोश हैरत, और कुछ ऐसा अपनापन जो उसे कभी पहले नहीं मिला। एक ने कहा कि विक्रम भाई, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। कोई कहता कि देखो, राघव का बेटा वापस आया है। उसे यह देखकर लगा जैसे यह वह लोग नहीं थे जो उसे नीची नजरों से देखा करते, जिनके नजदीक वह बस एक नाकाम, जाहिल और बेकार सा लड़का था। लेकिन अब हर एक की जुबान पर उसका नाम था और हर एक की आंखों में अजीब सा भरोसा और इज्जत। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी हवेली की तरफ बढ़ा। वही दरवाजा, वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर उसके पापा हुक्का पिया करते थे, सब कुछ वैसा ही था। बस वक्त ने दीवारों पर धूल चढ़ा दी। दरवाजा धकेल कर जब वह अंदर दाखिल हुआ तो हर जगह खामोशी ने अपना डेरा डाला हुआ था। यही मेरा असल घर था, यही मेरी पहचान, विक्रम ने अपने आप से कहा। फिर वह कमरे के सामने वहां बैठ गया जहां कभी उसके पापा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। दीवार पर आज भी वही कील लगी हुई थी जिस पर प्रिया ने अपने पापा का रुमाल टांगा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़े आदमी हाथ बांधे हुए वहां खड़े थे। बेटा, तूने वापस आकर बहुत अच्छा किया। ये घर अब फिर से आबाद हो जाएगा। राघव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब तू भी कुछ करेगा। विक्रम ने सुनकर आंखें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे बदल गया। उसी वक्त एक आदमी आया जो गांव की कमेटी का हिस्सा लेकर जाता था। उसने एक बार लिफाफा विक्रम को दिया। यह खत प्रिया ने हमारे जरिए तुम्हारे लिए छोड़ा था जब तुम यहां नहीं थे, लेकिन अब तुम हो। ये लो। विक्रम ने कांपते हाथों से लिफाफा लेकर हिम्मत से खोला। अंदर सिर्फ कुछ लाइन ही लिखी थी। उसमें लिखा था कि अगर तुम कभी लौट कर आओ तो जान लेना कि तुम्हें वह इज्जत जरूर मिलेगी जिसके लिए मैंने सबको छोड़ा। यह हवेली तुम्हारी ही पहचान है। जिंदगी वैसे भी बार बार मौका नहीं देती, लेकिन अगर मिल जाए तो उसका शुक्र करो। उस लेटर का हर शब्द विक्रम के दिल में उतर रहा था। वह जो खुद को बेकार समझता, उसके नाम पर गांव वाले झुक रहे थे। सब कुछ प्रिया के सपनों और उसकी मेहनत और राघव की इज्जत के बदौलत था। एक कोने में बैठा विक्रम देर तक सोचता रहा कि वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था और ना ही प्रिया से, जो यहाँ अभी मौजूद भी नहीं थी। उसकी जिंदगी पर सबसे गहरा असर छोड़ गई। रात को सब पूरे गांव में खामोशी छा गई। विक्रम हवेली के आंगन में बैठा आसमान को तक रहा था। मैं वापस आ गया हूं पापा, लेकिन अब मैं वह विक्रम नहीं हूं जो भाग गया था। मैं वह विक्रम बनूंगा जिस पर आपको भी गर्व हो। खामोशी में जैसे आसमान से कुछ टपका और शायद वह बात पूरी हो गई, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत उसकी चौखट पर सर झुकाए खड़ी थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था, लेकिन गांव के माहौल में एक अलग सा शोर उठा। विक्रम ने हवेली के आंगन में बैठे बैठे कुछ लोगों की बातें सुनी। दरवाजे के बाहर बैठे हुए लोग बातें कर रहे थे कि आज वह दोबारा आ रही है। एक ने कहा, बड़ी गाड़ी में सरकारी शान के साथ आती है और अब तो चौधरी भी उसके सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हैं। विक्रम ने चौंक कर सर उठाया। उसने दीवार के उस पार झांकने की कोशिश की जहां गांव के पुराने चौराहे पर कुछ चहल पहल सी हो रही थी। उसी वक्त एक लड़का, जिसे वह बचपन से जानता था, भागता हुआ आया। विक्रम भाई, आपने सुना? प्रिया दीदी आ रही है। पूरा गांव उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। विक्रम सुनकर हैरान रह गया। वही प्रिया जिसे वह खामोशी से छोड़ आया था, वही जिसे कभी उसने यह समझे बिना छोड़ दिया कि उसके दिल में क्या चल रहा है, किस लिए आ रही है। सरकारी जांच पर रख है, वह अब बड़ी पोस्ट पर है। डीएसपी या कुछ वैसा लड़का इस बात से बेखबर था, लेकिन उसके शब्द विक्रम के दिल को चीरते चले गए। विक्रम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और हवेली के अंदर चला आया। उसका दिमाग भरा हुआ था। उसे वह लम्हा याद आया जब प्रिया चुपचाप उसके लिए चाय रखकर पलट गई थी। वो खामोशी, वो सुकून और वो बेजुबान विश्वास से भरा प्यार, सब कुछ आज गूंजने लगा। दोपहर तक पूरा गांव एक अजीब से रंग में ढल गया था। बाजार की दुकानों पर नया रंग आने लगा। चौराहे पर साफ सफाई हो रही थी।
एक जगह पर लिखा था मिस प्रिया कमिश्नर। विक्रम की आंखें वहां पर जम गई। डीएसपी कमिश्नर, उसे यह देखकर अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो लड़की जो कभी कच्ची जमीन पर बैठकर चूल्हा जलाती थी, आज पूरी तहसील के अफसर बनकर आ रही थी। शाम के करीब शोर तेज हो गया। बड़ी सी गाड़ी गांव के रास्ते से अंदर आई। गाड़ी पर सरकारी परचम लहरा रहा था। दो पुलिस वाले साथ साथ मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। विक्रम हवेली के दरवाजे के कोने में खड़ा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। गाड़ी एक चौराहे के पास आकर रुकी। दरवाजा खुला। सफेद सलवार, कमीज, सर पर दुपट्टा और आंखों में इज्जत लिए प्रिया बाहर निकली। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, बातों में ठहराव। तभी पूरे गांव ने तालियां बजाई। औरतों ने उसे बधाइयां दी और बच्चों ने उस पर फूल बरसाए, जो लोग कभी हमसे बात करना नहीं पसंद करते थे, आज हाथ जोड़कर प्रिया को बुला रहे थे। आपने तो हमारे पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। हम आप पर गर्व करते हैं। प्रिया सर झुकाकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर हवेली की दीवार के पीछे झांक रही थीं। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई वहां खड़ा हो। उसने गाड़ी की तरफ पलटने से पहले कहा कि राघव अंकल की हवेली और यह इलाका कभी उनकी बातों को भी याद किया। आज अगर मैं कुछ बन सकी हूं तो उनकी ही बदौलत। लोगों की आंखों में भरोसा था। सब लोग उसकी हर एक बात पर जैसे सर हिला रहे थे, जैसे कोई हुक्म सुन रहे हो। विक्रम वहीं बैठा रहा, जमीन को घूरता हुआ। वह चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। आखिरकार उसका पति था, उसका नाम उसके साथ जुड़ा था। लेकिन उसे लगा कि अब वह उसके काबिल नहीं रहा। उसने जो छोड़ा वह तो आज उससे भी कई ज्यादा ऊपर दर्जे की बन गई थी। विक्रम को वह लम्हा याद आने लगा जब वह शहर में मजदूरी करता था और स्नेहा की जली कटी बातें सुनता था। भूख से बेहोश तक हो गया, और फिर अस्पताल की वह नर्स जिसने कहा कि अगर जिंदा हो तो जीना भी सीखो। फिर प्रिया गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। गांव की गलियां कुछ देर तक उसकी खुशबू से महकती रहीं। लोग देर तक उसकी बातों का जिक्र करते रहे। रात को विक्रम हवेली के आंगन में बैठा, तारों को तकता रहा। प्रिया ने सिर्फ इम्तिहान नहीं पास किया, उसने जिंदगी भी जीत ली, जो कभी अधूरी थी। और अब विक्रम की बारी थी, खुद को पहचानने की, कुछ बनने की, या कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करने की। और शायद यही उसका अब असल सफर था। बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का बदला जाना ही बहुत जरूरी होता है। दोपहर के साए जब लंबे होने लगे तो गांव के कुछ बुजुर्ग विक्रम की हवेली पर आए हुए खामोश बैठ गए, जैसे सच कहीं गुम हो। उनमें से एक ने, जो गांव की कमेटी के हेड थे, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और लिफाफा एक मैच पर रख दिया। फिर कहा कि विक्रम, यह हम सब की तरफ से है। अगर मुमकिन हो सके तो अपनी पत्नी से कहना कि यह काम हमारे लिए करवा दें। हमारी इज्जत का सवाल है। बहुत मेहरबानी होगी। विक्रम ने हैरानी से लिफाफा उठाया, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया कि यह मामला क्या है। उसने धीरे से पूछा, क्या काम है? तो उन्होंने नजरें चुरा ली और कहा कि सब डिटेल इस खत में है, तुम खुद पढ़ लेना। हम चाहते हैं कि तुम खुद प्रिया से इस बारे में बात करो। वह इतना सब कहकर वहां से चले गए और विक्रम देर तक लिफाफा हाथ में पकड़े हुए बैठा रहा। उसका दिल घबराहट से धड़कने लगा था। आखिर में उसने लिफाफा खोल ही लिया। उसके अंदर कागज पर सिर्फ कुछ बातें लिखी थीं कि मिस प्रिया, आपकी हैसियत और पोस्ट से हमें उम्मीद है कि आप थाने में मौजूद हमारे 2 लड़कों को रिहा करवा दें। वो लोग बेकसूर हैं। अगर आप सिफारिश कर देंगी तो मामला जल्दी रफा दफा हो जाएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम भी शुक्रगुजार होंगे। विक्रम को लगा जैसे यह खत नहीं, कोई भारी बोझ की एक रसीद है। वह जो कभी अपनी पत्नी को कमजोर और मजबूर समझा करता था, आज उसे एक ताकतवर अफसर की हैसियत में देखने को मिली। वह उठा और सीधा प्रिया के पास गया, जो अब हवेली से अलग दफ्तर में थी। रास्ते में कुछ बच्चों ने विक्रम को देखकर शोर मचाया कि देखो, यह तो प्रिया दीदी के पति हैं जो उस दिन आई थी, और कुछ बड़ों ने भी सर झुकाकर इज्जत दी। लेकिन विक्रम का दिल अब और भी भारी होता जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला और विक्रम का सांस रुक सा गया। सामने प्रिया खड़ी हुई थी, सरकारी यूनिफॉर्म में, दुपट्टे को शाम से संभाले हुए, और सीने पर नाम के प्लेट चमक रही थी। उसकी आंखों में गर्व
और चेहरे पर नमी थी, लेकिन बातों में एक अलग सा दबदबा। उसने आवाज दी, जी बोलिए। विक्रम जैसे कुछ बोल नहीं सका, फिर हिम्मत करके मुश्किल से कहा, कुछ बात करनी थी। फिर प्रिया ने दरवाजा पूरा खोल दिया और उसे अंदर आने का इशारा किया। विक्रम अंदर दाखिल हुआ जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हो। कमरे में फाइल्स रखी हुई थी, सरकारी फोन और एक मेज जिस पर ताजा चाय का कप रखा था। यह वही प्रिया थी जो कभी कच्ची जमीन पर नंगे पांव रखकर गली साफ कर दी। आज उसके कदमों के नीचे कालीन थी और सर पर इज्जत। खत पर फिर विक्रम बोला, यह लिफाफा गांव वालों ने दिया है, उन्होंने तुमसे कुछ मदद मांगी है। विक्रम ने लिफाफा उसकी मेज पर रख दिया। प्रिया ने बिना कोई बात कहे उसे खोला, फिर पढ़ा और खामोशी से एक तरफ रख दिया। वो कहने लगा, वो लोग सिफारिश मांग रहे हैं। प्रिया ने कहा, हाँ मैं समझ गई, लेकिन तुम क्या चाहते हो वह बताओ। इस पर विक्रम ने नजरें चुराई जैसे उसकी आंखों में छुपे हुए बातों का हिसाब लिखा हो। उसने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ यह सिफारिश तुम तक पहुंचाने आया था। इतना सुनते ही प्रिया ने लम्हा भर उसे गौर से देखा। वही नजरें जो कभी विक्रम को बेजुबान लगती थीं, उसी से आज सवाल कर रही थी। प्रिया बोली कि ठीक है, लेकिन तुमने बिना कुछ कहे कैसे सब तय कर लिया था? न मुझसे कुछ पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। तुम्हें पता है, उस वक्त जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुमने शायद यही समझा होगा कि मैं बस एक खामोश बेकार सी लड़की हूं जो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। पर ऐसा नहीं था। प्रिया की पुरानी बातों से विक्रम की पलकें झपकने लगी। वह उस वक्त प्रिया के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वह फौरन बोला, मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। उसने जवाब दिया, क्या कहा माफी? वह भी इतने सालों के बाद। तुम्हें लगता है कि यह शब्द बोलने से वह सब कुछ खत्म हो जाएगा? जो दर्द तुमने मुझे दिए वह मिट जाएंगे। प्रिया की मायूसी से भरी बातों से विक्रम की आंखें भी नम हो गईं। वह कहने लगा, नहीं, मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ अपनी गलतियों का बोझ कम करना चाहता हूं उससे। मैं उस दर्द को शायद नहीं मिटा सकता, पर मुझे पछतावा है। उसके बाद प्रिया ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर सूरज ढल रहा था। वह बोली, विक्रम, तुम्हें क्या लगता है मैंने यह सब कैसे हासिल किया? सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि तुम्हारी दी हुई उन तन्हाइयों से, तुम्हारे छोड़ जाने के बाद से, और तुम्हारी उस खामोश नफरत को मैंने अपने लिए मोटिवेशन बना लिया। और हर रात जब तुम्हारे उस खाली बिस्तर को देखती तो मेरा दिल यह देखकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता कि मैं खुद को तुम्हारे बिना पूरा करके दिखाऊंगी। और फिर वह दिन आया जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। मेरा रिजल्ट आया, मेरे सालों की मेहनत, सालों का रिजल्ट आ गया। मेरे कांधों पर से एक भारी बोझ उतर गया जब से मैंने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी। प्रिया ने विक्रम की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए खड़ा हुआ था और एक आह भर रहा था। प्रिया ने कहा, वक्त गुजर जाता है विक्रम, लेकिन अपनों के दिए हुए जख्म पीछे रह जाते हैं, जिन्हें जिंदगी भर भी खत्म नहीं किया जा सकता। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। विक्रम खामोशी से खड़ा था, जैसे उसकी सारी गलतियां आज उसकी गर्दन में आ बंधी हों। उसकी आंखों में बहुत शर्मिंदगी थी। प्रिया भी यह सब महसूस कर रही थी, लेकिन प्रिया ने मेज के दराज से कलम निकाला और खत पर कार्रवाई की जा रही है लिख दिया। फिर वापस लिफाफे में उसे बंद करके विक्रम को दे दिया। कहा कि उन्हें वापस दे देना। और सुनो विक्रम, उसने फौरन नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह बोली, अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो खुद को वह इंसान बनाओ जो अपने के बोझ को खुद उठा सके। विक्रम का दिल भी यह सुनकर कांप गया। आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम को उसकी यूनिफॉर्म, उसकी आवाज, उसकी बातें, सब कुछ उस वक्त उसे बहुत बहुत छोटा कर रहा था। फिर वहां से बाहर निकला तो सूरज की तपिश ने उसे जला दिया और आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी। शायद यह रोशनी विक्रम के अंदर भी कोई नया सूरज जगा रही थी, लेकिन वह जानता था कि यह रास्ता लंबा है और इस बार सिर्फ काम नहीं, नियत भी सच्ची होनी चाहिए। शाम के वक्त पास वाले इलाके में छोटे दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। बाजार की रौनक धीरे धीरे खामोशी में ढल रही थी। सब अपनी झोपड़ियों की तरफ लौटने लगे। विक्रम भी एक कोने में बैठा हुआ था, हाथ में खाली थैली, आंखों में थकान और दिल में बेचैनी का अंधेरा लिए। पिछले 2 दिन से उसे कोई भी काम नहीं मिला। जेब बिल्कुल खाली थी
और पेट में भूख, एक वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त नहीं हो सका। दोस्तों से उधार मांग मांग कर वह शर्मिंदगी की हद को छू चुका था। रात गए, जब एक दुकान के सामने बचा हुआ सामान पड़ा देखा तो उसके दिल में आया कि वह चीज उठा ले। फिर उसने कुछ देर इधर उधर देखा। उसने आगे बढ़कर वह सामान उठा लिया। वहां पर मोबाइल और थोड़ा सा सामान भी पड़ा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई कि यह चोरी कर रहा है, इसे पकड़ो। दो लोग उसके पास आए और देखते ही देखते विक्रम को पकड़कर थाने में ले गए। किसी ने कुछ नहीं सुना और न किसी ने कुछ समझने की कोशिश की। बस उसी पल एक चोर का टैग उसके ऊपर लगा दिया। थाने की दीवार ऊंची और अंदर के माहौल में खौफ था। विक्रम को लोहे के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद की तो गुजरे हुए कल की तस्वीर एक एक करके उसके ख्याल में उतरने लगी। अपने पापा राघव का प्यार, प्रिया की खामोशी और हवेली की छत, साथ ही गांव की ठंडी हवा, वही सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह उसके सामने चलने लगा। विक्रम को वह लम्हे भी याद आए जब उसने प्रिया को रोते हुए देखा था, लेकिन पलट कर कुछ नहीं पूछा। वह रातें जब वह चुपचाप किताबों में झुकी होती थी और विक्रम बस अपनी ही दुनिया में मस्त था। सुबह हुई तो थाने के बाहर एक जीप आन खड़ी हुई। पुलिस के साथ एक अफसर खड़ी थी। सर झुका हुआ, पर वह और कोई नहीं, वह प्रिया थी। अफसर की नजरें उस पर थीं। सब लोग उसे देख रहे थे। वह सीधी अंदर गई, थानेदार से बात की और कुछ मिनट के बाद विक्रम को सलाखों से निकाल दिया गया। विक्रम ने नजर उठाकर देखा तो सामने प्रिया खड़ी हुई थी, यूनिफॉर्म में। फिर वह बोली, चलो बाहर आओ। विक्रम ने एक लम्हा उसे देखा, फिर धीरे से बाहर निकला और उस लम्हे में उसने महसूस किया कि जैसे जमीन उसके कदमों से खिसक रही हो। किसी और की सिफारिश या हमदर्दी होती तो शायद वह इतना शर्मिंदा ना होता, लेकिन यह वही औरत थी जिसने उसे छोड़ा, नजरअंदाज किया, खुद उसे कमतर समझा। फिर बाहर आकर जब वह गाड़ी में बैठे तो प्रिया ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा और बस चुपचाप गाड़ी चलाती रही। विक्रम का सर झुका हुआ था और दिल अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था। सफर के बीच में वह बार बार उसके चेहरे को देखना चाहता, लेकिन हिम्मत नहीं होती। प्रिया की आंखें सीधी रास्ते पर थीं, जैसे उसके दिल में कोई जज्बात बाकी ही नहीं रहे। लेकिन विक्रम जानता था कि यह खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं, ये जख्मों की गहराई है। गाड़ी जब उसके पुराने कमरे के सामने रुकी तो प्रिया ने दरवाजा खोला और बस इतना कहा कि उतरो। विक्रम भी नीचे उतरा। वह पल भर को रुका, कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद जुबान ने उसका साथ छोड़ दिया। प्रिया दरवाजा बंद करके चली गई। उस रात वह कमरे में चुपचाप बैठा रहा, हाथों की लकीरें घूरता, दीवार पर लटकते पुराने कपड़े देखता और अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता। मैंने क्या खो दिया? उसे आज पहली बार अंदाजा हुआ कि जिस औरत को वह सिर्फ एक खामोश साया समझता था, वह हकीकत में एक कॉन्फिडेंट से जीने वाली इंडिपेंडेंट वुमेन थी। थाने की वह हर रात, जेल की दीवारें और प्रिया की खामोशी उसके अंदर के बंद दरवाजे को खोल चुकी थी। उसे प्रिया की खामोश आंखों में एक दर्द नजर आया, वह दर्द जो सालों से जुबान पर नहीं आया था, जो शिकायत से सिर्फ अंदर ही अंदर चला और फिर उसी उम्मीद को चिराग बनाकर रोशन कर गया। वह जान चुका था कि उसका जुर्म सिर्फ चोरी नहीं, उसका असली जुर्म वही था। जज्बों को, उसकी खामोशी को बेकार समझा था। वही उसकी गलती थी जिसकी सजा जेल से नहीं मिलती, सूरज की रोशनी जैसे उस दिन से मिलती है जब उसे पछतावा होने लग जाए। विक्रम एक जगह कोने में बैठा था, हाथों में छाले, माथे पर पसीना और दिल में बेचैनी दिख रही थी। उसकी आंखों के सामने जैसे सारी जिंदगी ही खत्म हो गई। राघव की आखिरी सांस, प्रिया की खामोशी और चोरी के इल्जाम में वो लम्हा जब वह सलाखों के पीछे अपने आप से नजरें नहीं मिला पाया। दिन के दूसरे पहर जब मजदूरों की भीड़ कुछ धड़कने लगी, विक्रम खुद को काम की तलाश में एक सुनसान कोने में ले गया। वहां एक पीपल का पेड़ था जिसके पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी और पीले से कपड़े पहना हुआ था, मिट्टी का प्याला लिए और नजरें जैसे जमीन के नीचे छुपी हुई, कोई हकीकत तलाश कर रहा हो। विक्रम ने उस पर एक निगाह डाली और कदमों से उसकी आंखें बढ़ने लगा। तभी उस बूढ़े ने आवाज दी, बेटा, तेरे माथे पर सवालों की लकीर बहुत गहरी हो गई है। इतना परेशान क्यों है तू?
तो यह सुनकर विक्रम रुक गया। उसे हैरत हुई कि यह अजनबी इंसान कैसे उसके अंदर की उलझन को जान गया। इसलिए वह धीरे से पलटा और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत कड़वेपन से पूछा, ऐसा क्या देख लिया तुमने मेरे चेहरे पर? इस पर वो बूढ़ा मुस्कुराकर कहने लगा कि चेहरे पर तो नहीं, लेकिन कांधों पर वह बोझ जरूर दिख रहा है, बल्कि शर्मिंदगी का है, वक्त का है। ये सुनकर विक्रम ने नजरें झुका ली और कहने लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। सब कुछ हाथ से ऐसे निकल गया, मेरी पत्नी प्रिया, घर, इज्जत, सब कुछ, और अब सिर्फ यह बोझ बचा। फिर बूढ़े ने गर्दन झुकाकर एक छोटा सा पत्थर जमीन से उठाया और विक्रम की हथेली पर रखकर बोला कि यह पत्थर तेरे हाथ में तब तक बेकार है जब तक तू इसे चलाना नहीं जान सकी, और इज्जत भी ऐसी नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है और खुद उसे रोशनी का नाम देना पड़ता है। जो इंसान अपने अंदर जलता है वह दूसरों की आंखों में चमक लाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने के लिए करता है। किसी के दिल में अपने लिए इज्जत बनाने के लिए पहले खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। जब यह सब अपनी आंखों में चमक लिए उसे देखते हैं। विक्रम चुप रहा। उस वक्त उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, पछतावा, गलती को सुधारने की उमंग और भी बहुत कुछ। जैसे उसके मन में एक नई लहर दौड़ गई हो। वह बेबसी से बोला, तुम कह क्या रहे हो? मैं भी क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो बाकी उम्र इसी बोझ में गुजार लो, या फिर खड़े होकर वह बन जाओ जिसे देखकर कल का समुद्र तुम पर गर्व महसूस करे। बूढ़े की बातों से विक्रम की आंखों में नमी आ गई। वह कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर धीमे से बोला, हाँ, अब मैं यह तो अपनी जिंदगी को संवारूंगा। अब या तो मैं अपनी जिंदगी को संवारूंगा या फिर मर जाऊंगा, लेकिन अब ऐसे नहीं जीऊंगा। फिर बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया और बोला कि अपना बोझ अपने कांधों से नहीं, दिल से उतार। खुद को वह दर्जा दे जो तू हमेशा दूसरों से मांगता रहा। उस रात विक्रम के सीने से पहले बिस्तर को नहीं, बल्कि अपने आप को साफ किया और उसने अपने सारे बेकार कागजात फाड़ दिए। वह कपड़े जिनमें बोझ उठाया करता था उनको धोने के बाद तह लगा दिए, और अगली सुबह जब सूरज निकला तो वह पहले से अलग नजर आ रहा था। फिर गोदाम पहुंचा तो पुरानी जगह पर काम शुरू हुआ। इस बार उसने वह बोझ सर पर नहीं, सीने में उठाया। वह जानता था कि यह काम कोई समझौता नहीं है, लेकिन जो इज्जत वह कमाना चाहता था उसकी बुनियाद यही है। उसके माथे पर पसीना था, उसने अब पापा के काम में दिल लगाया। वह हर रोज जल्दी उठता, गोदाम आता, फिर देर से सब काम निपटा कर जाता और सबसे आखिरी में जगह भी साफ करता है। दूसरे मजदूर उसे मजाक में कहते कि विक्रम तो अब बिल्कुल नवाब जैसा बन गया है, सारा काम खुद लीड करता है। तो वह हंसकर जवाब दे देता कि नवाब नहीं, मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उन सबको छोड़कर जो मैंने अपने गुजरे कल में किया, अब सुधारना चाहता हूँ। कुछ हफ्तों के बाद गोदाम के मैनेजर ने उसे बुलाया कि बेटा, तू बहुत बहादुर है। विक्रम, मेरे पास एक ऑफर भी है। एक नई कंपनी में एक जगह खाली है, चाहे तो सिफारिश करवा सकता है। विक्रम की आंखों में उम्मीद की चमक आई। मैं जानता था कि यह मौका प्रिया ने नहीं, किसी बुजुर्ग ने नहीं, बल्कि ऊपर वाले ने ही पैदा किया है। उस रात जब वह छत पर बैठा हुआ था, वह उसे पीपल का पेड़ याद आया, वह बूढ़ा आदमी याद आया, और वह पत्थर जो उसने विक्रम के हाथ में दिया था। इसी सोच में आकर जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वही पत्थर अभी तक ऐसे ही वही था, ऐसे ही था। उस पत्थर को देखकर वह जान गया कि इज्जत किसी के नाम से नहीं, बल्कि अपने ही किरदार से बनती है, और अगर किरदार मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा कि प्रिया, मैं यह सब तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं कर रहा, खुद को वापस पहले जैसा बनाने के लिए बदल रहा हूँ, और अब यह सफर रुकेगा नहीं जब तक एक ऐसा बदलाव ना आ जाए जिससे वह उस पर गर्व करने न लग जाए। सुबह की रोशनी फैल रही थी। शायद यही रोशनी उसके दिल में भी जागने लगी, और शायद पहली बार विक्रम सच में अब अच्छी तरह जाग चुका था। मौसम भी बदलने लगा। हवा में हल्की सी खनक थी, जैसे जमीन पर अपनी बिखरी हुई पुरानी गलतियों को धोने लगा हो। सो अब वो नहीं रहा था जो एक जमाने में गांव छोड़कर गया। अब वह रोज सूरज निकलने से पहले जाग जाता, लेकिन सुधरने की नीयत के साथ अपने दिन की शुरुआत करता। मजदूरी करते करते अब उसके दिल में एक बीज बोया जा चुका था।
अपनी गलतियों को सुधार करने का वह बीज जो अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करने का था। और एक दिन उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वह प्रिया से माफी मांगे। दिल से नहीं, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने सुधारों से। फिर एक दिन वह उसके ऑफिस गया। वहां गेट पर मौजूद गार्ड ने पहले उसको रोकना चाहा, लेकिन विक्रम ने सुकून से कहा कि मुझे प्रिया से बस एक बार मिलना है, उससे जिसने मुझे खुद से बेहतर पहचान दी। फिर कुछ लम्हों के बाद प्रिया के कमरे का दरवाजा खुला। वह कुर्सी पर बैठी हुई कुछ फाइल देख रही थी। जब उसने विक्रम को अंदर आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक थकान सी छा गई। वह चुप रही, जैसे इंतजार में हो कि वह अब बात करेगा। विक्रम ने नजर झुकाई और धीमे से बोला कि प्रिया, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। उस वक्त के लिए जब मैंने तुम्हें बिना वजह में नजरअंदाज किया तो मैं खुद से बहुत कम समझा और तुम्हारे सपनों को बेमतलब जाना। उसने सब खामोशी से सुना, लेकिन कुछ बोली नहीं। विक्रम ने आगे बढ़कर एक पुराना सा मुड़ा हुआ कागज उसके सामने रखा। बोला कि यह देखो, यह वह कागजात है जहां मैंने अपनी जमीन पर स्कूल बनाने के लिए तैयारी शुरू की है। उन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे अनपढ़ हैं, जिन्हें कभी कोई मौका नहीं मिलता कुछ बन पाने का, अपना सपना पूरा कर पाने का। मैं चाहता हूं कि मैं जो ना बन सका वह कोई और बन जाए। फिर प्रिया ने कागज को हाथ में लिया। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। उस कागज पर लिखी हुई सादी सी लाइनें देखी, जिनमें जज्बे की एक नई उमंग की सच्चाई थी। विक्रम बोला, मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल की ओपनिंग में आओ, और तुम्हारी ही पहचान है, तुम्हारी ही सोच की शुरुआत है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे सपने को अपनी जमीन पर जगह दी है। प्रिया ने नजर उठाकर विक्रम को देखा। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो सालों पहले थी, लेकिन अब उसके दिल में एक सुकून भी शामिल हो गया। प्रिया ने कहा, विक्रम, माफी हमेशा शब्दों से नहीं मिलती। कुछ गलतियां सिर्फ वक्त और कुर्बानी से ही ढलती है। इस पर विक्रम ने सर झुकाकर कहा कि इसीलिए ही मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, और यह कोशिश पूरे दिल से है, दिखावे से नहीं। कुछ महीने के बाद पूरे गांव में चर्चा होने लगी। वह जमीन जहां कभी विक्रम खेती करता था, अब एक छोटे से स्कूल में बदलने जा रही है। मजदूर ईंटें लगा रहे थे और बच्चे एक साथ जमा होकर देख रहे थे कि किस तरह विक्रम उनके लिए एक नई दुनिया बसाने वाला है। जब स्कूल तैयार हो गया और उसका बोर्ड लगा तो उस पर लिखा गया प्रिया एकेडमी। फिर प्रिया जब स्कूल की ओपनिंग पर पहुंची तो पूरे गांव में तालियां बजाई गईं। विक्रम ने उसका वेलकम किया, लेकिन बिना किसी शोर के। उसके अंदाज में कुछ परेशानी सी थी, आंखों में एक तसल्ली। स्टेज पर माइक के सामने खड़े होकर विक्रम ने प्रिया के लिए गहरे शब्द में कहा कि यह स्कूल उस औरत के नाम है जिसने ना सिर्फ खुद को पहचाना बल्कि मुझे भी मेरी कमजोरियां दिखाई। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसकी खामोशी से सीखा है। प्रिया की आंखों में नमी आ गई। वह जानती थी कि कुछ जख्म शब्दों से नहीं भरते, लेकिन यह भी सच है कि जब कोई इंसान अपनी गलतियों का सुधार कर ले और उन्हें ठीक करने लगे तो वह इंसान फिर गुनहगार नहीं होता, वह सीखने वाला बन जाता है। स्कूल की ओपनिंग के बाद जब सब वापस जाने लगे तो प्रिया रुकी और धीमे से बोली कि अब लग रहा है तुमने सच में माफी मांगी है, शब्दों से नहीं लेकिन काम से। तो विक्रम ने सर झुकाया। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी की गई गलती को तुम्हारे नाम के साथ ना जोड़े, रहने दो, बल्कि जो मैंने किया है तुम्हारी इज्जत को और बढ़ा दे। मुझे बहुत खुशी होगी। प्रिया ने इस पर धीरे से सर हिलाया। उसकी आंखों में नमी थी। फिर वह गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की छाप में अब वह बोझ नहीं था जो सालों पहले था। विक्रम शाम में सूरज ढलते वक्त स्कूल की चौखट पर बैठा रहा। एक नई रोशनी उसके अंदर पैदा हो गई थी, जो अब शब्दों की मोहताज नहीं रही। उसने अब अपने गुजरे हुए कल से माफी मांगी और अपने हाथ से ठान लिया कि अब सिर्फ आने वाला कल बाकी है कि वह उस बार उसे खाली हाथ नहीं रहने देगा, रोशन करेगा। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की मिट्टी पर उतर रही थी। आसमान हल्के नीले रंग से नारंगी रंग में बदलने लगा। हवा में ताजगी की एक नई शुरुआत की खुशबू जैसे हर जगह में फैल चुकी हो। एक दिन विक्रम स्कूल की दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, आंखों में सुकून और दिल में एक तसल्ली।
उसके सामने वह स्कूल बन गया जिसकी बुनियाद में उसका पछतावा, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई थी। स्कूल पूरा तैयार हो चुका था। उसका रंग और कमरे की हर चीज सादा थी, लेकिन साफ सुथरी, और दीवार पर लगा बड़ा सा बोर्ड जिसे गांव वालों ने खुद लगाया। प्रिया एकेडमी नाम से यह फैसला विक्रम ने नहीं किया, बल्कि खुद गांव के एक बुजुर्ग ने, और सभी ने एक आवाज होकर कहा कि यह उस बेटी के नाम होना चाहिए जिसने न सिर्फ खुद को संवारा बल्कि पूरे गांव की सोच को भी बदला। जब बोर्ड लगाया जा रहा था तो विक्रम वहां चुपचाप एक तरफ खड़ा था। प्रिया को इतनी इज्जत दी गई, लेकिन वह खामोश रही, कुछ बोली नहीं। फिर अगले दिन वह जब स्कूल पहुंची तो गाड़ी से उतरी और बच्चों की लाइन उसके वेलकम में खड़ी थी। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह शब्दों से बयां नहीं हो सकती। उनके हाथों में फूल थे और नजरों में कुछ करने का, कुछ बनने का सपना। विक्रम दरवाजे पर खड़ा उसे आते हुए देख रहा था। उसके अंदर जीने की एक उमंग सिमटी हुई थी। महसूस हुई सालों की कहानी अब सुधार में आंखों के सामने आ गई। प्रिया उसके करीब पहुंची। दोनों की नजरें मिली और कुछ लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। ना कोई इल्जाम, ना कोई सफाई, ना ही शिकायत, सिर्फ एक सुकून जो सालों के बाद जाकर पूरा हुआ। प्रिया बोली, तुमने यह सब मेरे नाम से किया। आवाज में हैरत नहीं, बस एक हल्की सी चुभन थी। विक्रम ने धीमे से उसकी बात का जवाब दिया, हाँ, यह सब तुम्हारे ही सपने की बदौलत है, वरना मैं तो बस एक पछताने वाला था जिसने देर से सीखा, लेकिन दिल से सीख लिया, और सीखने वाला हमेशा झुकता है, उभरता नहीं। यह सुधरते हुए प्रिया ने आज पहली बार विक्रम की आंखों में झांका। वहां अब घमंड या अकड़ नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। सालों बाद उसकी खामोशी का बोझ किसी ने महसूस किया और उसके काम को नाम दिया। प्रिया बोली कि विक्रम, मैं दोबारा किसी रिश्ते में बंधने से नहीं डरती, लेकिन सारी बात यह है कि वह रिश्ता इज्जत की बुनियाद पर हो। विक्रम ने नजरें उठाकर कहा कि तुम ठीक कहती हो, पर मैं वादा नहीं करता कि सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि अब मैं वह विक्रम नहीं हूं जो तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ गया था। इस पर प्रिया मुस्कुरा उठी। उस मुस्कुराहट के पीछे खामोशी, जख्म और गुजरे हुए कल का कड़वापन छिपा हुआ था। अब सिर्फ एक नई मंजिल और एक नया रिश्ता शुरू होने जा रहा था, जिसमें विश्वास, नई उम्मीद और खुशी शामिल थी। प्रिया और विक्रम दोनों अब एक दूसरे के बराबर खड़े हुए थे। अब यही थी असल इज्जत की वापसी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब